हेलो एवरीवन। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। हम लोग आज क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर जो है लाइफ इन द डेजर्ट्स उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें पिछले 2-3 लेसन्स में आप देखोगे तो बड़ा ह्यूमन का इंट्रैक्शन बताया हुआ है इस ज्योग्राफी के साथ। जी हाँ, इस इन्वायरमेंट के साथ। तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे गंगा का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अमेजॉन रिवर बेसिन कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब उस स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, मतलब कहाँ से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, ट्रीज, क्लाइमेट, और फिर ह्यूमन, और ह्यूमन के बाद में उसका और इन्फ्लुएंस आखिरी तक इन्होंने काफ़ी कुछ समझाया हुआ है। लाइफ इन द डेजर्ट्स ये वो चैप्टर है जहाँ पर अब आज आप डेजर्ट्स की लाइफ को ज़रा जो है प्रॉपर समझेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप डेली मेरी शाम को 7 बजे जो है अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, उनको आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी आप बहुत ही एक अच्छे बेहतर लेवल पे सीखेंगे। और साथ में अनअकैडमी पर जो भी लर्नर्स सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे थे अपकमिंग डेज़ में, वो 1 अगस्त के पहले जो है सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि प्राइस हाइक जो है वो होने का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं यू कैन यूज़ दिस कोड SGYT10। सब्सक्रिप्शन में घर बैठे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। ठीक है, ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी हो सकती है यहाँ पर, जीएस और ऑप्शनल साथ में होगी। आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल करा दी जाएगी इंक्लूडिंग नोट्स। ठीक है, और जो नए बैच अभी रिसेंटली ही शुरू हुए हैं तो अभी आप जो है एनरोल कर सकते हैं, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। बात करेंगे लाइफ इन द डेजर्ट्स। सबसे पहले तो हमें बेसिक पता होना चाहिए कि दुनिया में जब भी आप ज़्यादातर डेजर्ट्स की बात करें तो ध्यान देना कि डेजर्ट सुन के, या हिंदी जिसको हिंदी में हम लोग मरुस्थल कहते हैं, तो उसको ये सुन के ये मत समझना कि भाई हमेशा डेजर्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाले होते हैं। नहीं, डेजर्ट्स आज हमें एनसीईआरटी ये सिखाने वाली है कि डेजर्ट्स कोल्ड डेजर्ट भी हो सकते हैं। मतलब ये कि शायद सोचने का तरीका अलग था हमारा कि डेजर्ट मतलब बहुत जहाँ गर्मी हो, ये नहीं, आप समझिए ऐसे कि डेजर्ट जहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, वेदर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो। मतलब क्या, ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, एक तो बेसिक जो हो गई। लेकिन डेजर्ट को और ज़्यादा डेजर्ट बोलने का मेन जो पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा कि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, जो जीवों की विविधता है, जो जीवन की विविधता है, जो लाइफ की डाइवर्सिटी, वो बहुत कम हो जाती है। मतलब क्या, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट में गए आप, कल अमेजॉन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या देखा, अलग अलग ट्रीज़ की वैरायटीज़ मिल रही हैं वहाँ, अलग अलग जो है आपको एनिमल्स वगैरह देखने को मिले। तो ये चीज़ें क्या है, ये एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है, विविधता है। लेकिन ये चीज़ कम हो जाती है डेजर्ट में। क्यों? क्योंकि वहाँ उतनी सूटेबल कंडीशन हो नहीं पाती हैं। ठीक है, क्लाइमेट को लेकर बात कर लो, आप सॉइल को लेकर बात कर लो, मतलब जो रिसोर्स है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो वही बात करना चाह रहे हैं कि डेजर्ट जो होते हैं वो नॉर्मली जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल कम हो गई, मतलब कोई इतने ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ या कोई एनिमल्स वगैरह, इतना हैबिटेट बड़ा मेजर देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है यहाँ पर, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दुनिया में यदि वर्ल्ड मैप में आप जाकर देखेंगे तो आपको डेजर्ट जो है, ज़्यादातर हॉट डेजर्ट जो है वो वेस्टर्न साइड पे दिखाई देते हैं। वेस्टर्न साइड मतलब महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर। ठीक है, जैसे अफ्रीका में ये पूरा वेस्टर्न साइड। अब इसमें ये मत सोचना है कि अफ्रीका का तो ये पूरा ही लिया हुआ है, वेस्ट नहीं लिया। अब लैंड मास समझिए, लैंड मास पूरा इतना एक लैंड मास है, इसका वेस्ट ये होगा। ठीक है, मतलब क्या, जब विंड्स चलती हैं तो ये थोड़ी देखेंगे कि अफ्रीका या इंडिया है, उसके लिए तो ज़मीन का काम करेगी ये, तो ये वेस्ट साइड आपको डेजर्ट मिलेगा। तो ज़्यादातर डेजर्ट वेस्ट साइड मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो विंड होती है वो ईस्ट साइड से चल रही होती हैं, और जब विंड ईस्ट साइड से चल रही होती है तो बारिश पहले ईस्टर्न साइड ज़्यादा हो जाती है, इधर से मॉइस्चर लेके आएगी ओशन से तो पहले इधर हो जाएगी, है ना, वेस्ट साइड हो नहीं पाती है। कई बार ओशन का पानी बड़ा ठंडा होता है वेस्ट साइड पे, उसके कारण भी उतना एवोपरेशन नहीं हो पाता, ड्राइनेस बनी रहती है। तो बहुत सारे कारण हैं, आगे हम लोग ये क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेजर्ट वेस्ट साइड में। कुछ डेजर्ट्स ऐसे हैं, जैसे आप हायर लैटिट्यूड पे चले गए, आप उच्च अक्षांश पे चले गए, जैसे लेह लद्दाख, लद्दाख वाला एरिया जैसे आप जाओगे तो लद्दाख एक डेजर्ट है, लेकिन वो कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा। सेम कहानी, टेम्परेचर एक्सट्रीम, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको, इस तरह से। ठीक है, तो दोनों डेजर्ट यहाँ पर वो चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो ये वैसे तो जब बचपन से जो सीखा है कि डेजर्ट का नाम लिया तो ये दिखेगा ऐसे, लेकिन भाई कोल्ड डेजर्ट भी होता है, ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। ओके, इसके साथ साथ सबसे पहले इन लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो सहारा डेजर्ट को मेनली ज़्यादातर किया है। इसीलिए यही कारण है कि सबसे ज़्यादा बचपन से कोई यदि डेजर्ट याद हो रहा होता है तो सहारा डेजर्ट ही याद हो रहा होता है। हम कहते हैं ना कि नॉर्थ अफ्रीका के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा है, तो वो सहारा डेजर्ट ही आपको देखने को मिलेगा, जो इधर वेस्टर्न मॉरिटाना, मोराको और अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, तुनीशिया, चाड, सूडान, इजिप्ट के इन क्षेत्रों में
आपको ज़्यादातर इरिट्रिया तक ये देखने को मिलेगा। मतलब काफ़ी कुछ नॉर्थ जो अफ्रीका है वो कवर हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें तो काफ़ी बड़ा एरिया है, 11 लगभग आपको देश, 10 से 11 देश जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये देशों में ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि अरे याद कैसे होंगे। आप जब वर्ल्ड मैपिंग उससे पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी कंट्रीज़ वैसे ही याद हो जाती है, इंक्लूडिंग द लोकेशन और इनकी कौन सी बॉर्डर कहाँ पर शेयर होती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि भाई यहाँ पर जो है रॉकी सरफेसेस भी हैं, सैंड सरफेसेस भी हैं। याद भी होगा आपको कि हम लोग इसमें अर्ग वर्ड पढ़े थे। अर्ग इज़ रिलेटेड विद द सैंडी पार्ट ऑफ सहारा, सैंडी पार्ट ऑफ सहारा, जहाँ पर रेत मिलेगी वहाँ अर्ग कहते हैं। और जहाँ पर स्टोनी पार्ट है उसको हम हमाडा कह रहे हैं। हमाडा मतलब जो स्टोनी रॉकी वाला हिस्सा, जो पथरीला क्षेत्र है, चट्टानी क्षेत्र है, उसको हमाडा कह रहे हैं। मतलब हमाडा अर्ग कभी कोई पूछ भी लेता है तो दैट इज़ रिलेटेड विद द सहारा डेजर्ट। तो ये बेसिक चीज़ उन्होंने काफ़ी कुछ समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है, ठीक है। अब जैसे ही आप आगे जाओगे तो नो डाउट इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं और भी देखने को मिलेंगी, जैसे रिलेटेड विद द क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में क्या कहा है, सिंपल सी बात है। देखो डेजर्ट का एक खास बात होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में जहाँ डेजर्ट है हमारे अर्थ पे, वहाँ पर ना एयर जो है वहाँ क्या देखी गई कि हवा जो है नीचे बैठती है, सिंक होती है, ठीक है। सिंक क्यों होती है वो आपको क्लाइमेटोलॉजी में पता लगेगा कि इक्वेटर से गर्म हवाएं उठकर और लगभग 30 डिग्री के आसपास जो है ये आकर बैठ जाती है नीचे। तो इन क्षेत्रों में क्या है, कभी क्लाउड नहीं बन पाता, क्योंकि हमेशा याद रखना ज्योग्राफी में हम हमेशा पढ़ते हैं कि जब भी हवा वेपराइज होकर या एवापोरेशन होकर जब नॉर्मली एयर राइज करती तो क्लाउड बनता है। बट डेजर्ट वाले एरियाज़ में एयर सिंक कर रही होती है। सिंक करने के कारण कभी क्लाउड बन नहीं पाते हैं। क्लाउड यदि बनेगा नहीं तो इट मीन्स दैट क्लियर स्काई होगा, क्लियर स्काई होगा और सनलाइट बहुत तेज़ी से पहुंचेगा। मतलब दिन में गर्मी बहुत हो जाएगी, रात में रेडिएशन भी निकल जाएंगे। अर्थ अपने आप को ठंडा भी करती है, रेडिएशन निकालती है, रेडिएशन बहुत जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि क्लाउड है नहीं, तो ब्लॉक भी नहीं होंगे, रेडिएशन बिल्कुल सीधे निकल आएंगे। तो आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा क्लाउडलेस जो होगा एरिया होगा, बादल जो हैं या मेघ जो है वो मिलेंगे नहीं, क्लियर स्काई होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है गर्मी आपको देखने को मिलेगी। कारण क्या है कि क्लाउड्स जनरली कम हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ जो है रात बहुत फिर ठंडी भी हो जाती है। ठंडी क्यों हो जाती है, क्योंकि पता है अपने को कि जो सरफेस है वो रेडिएशन तो निकालेगा। अब क्लाउड है नहीं, सारे रेडिएशन जल्दी निकल जाएंगे। अब रेडिएशन निकलना मतलब एनर्जी का निकलना, ऊष्मा निकल जाएगी, हीट निकल जाएगी, लैंड मास ठंडा हो जाएगा, तो नीचे की जो हवा है डेजर्ट की वो भी ठंडी हो जाएगी। मतलब रात का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो के करीब पहुंच जाता है कहीं कहीं तो, और दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर कहते हैं कि जो टेम्परेचर में जो वेरिएशन आता है, जो मीन टेम्परेचर निकलता है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का, तो वो सबसे ज़्यादा डेजर्ट्स में ज़्यादातर देखा जाता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर भी हो जाता है और फिर मिनिमम भी हो जाता है। तो जो रेंज है उसकी वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपको डेजर्ट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। फ्लोरा फोना में मैंने आपको जैसे कहा कि यहाँ पर कोई स्पीशीज़ ऐसी मिलेगी तो वो ऐसी मिलेगी स्पीशीज़ जिसने एडेप्टेशन सीखा है अपने जीवन में। जी हाँ, कि भाई वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो रूट्स को बड़ी बना लिया इन्होंने, ठीक है। लीव्स को जो है थोड़ा सा थिक कर लिया कि एवोपरेशन इतना जल्दी ना हो सके, एवेपो ट्रांसपरेशन ना हो सके, सनलाइट मॉइस्चर ना ले सके। तो कैक्टस हुआ, पाम्स हुआ, अकासिया हुआ, ये सब क्या है, ये वो वृक्ष हैं। कैक्टस अक्सर सुना होगा, देखा होगा आपने, जहाँ पर आप ये डेट पाम, ये एक्सट्रीम एरिडिटी को, उस जो आपका एक तरह से कह सकते हो कि आर्द्रता को, मतलब आर्द्रता न होने पर, जिसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि शुष्क अवस्था को सह सकते हैं ये, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फिर एनिमल्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे कि जनरली वाटर की अवेलेबिलिटी, कम अवेलेबिलिटी में भी ये जो जी जाते हैं। केमल का बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जांपल आप लोगों ने सुना, हाइनास, जैकाल, फॉक्सेस, कॉमन एनिमल जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँ। स्कॉर्पियंस तो सुनते ही आप, जी हाँ। लिजार्ड्स वगैरह है, इसके अलग अलग आपको पैटर्न दिखाई देंगे। अब रही बात लोगों का रहवास, तो लोग वहाँ पर ज़्यादातर ये वो रहेंगे जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी आज भी प्राइमरी लेवल पे कर रहे हैं। प्राइमरी लेवल इन द सेंस कि आज भी वही कैटल वगैरह को मतलब एक तरह से डोमेस्टिकेशन कराना, ठीक है। तो जिसमें कैमल्स, गोट्स, शिप, ये सब बेसिक एनिमल्स जो हैं, इनको एक तरह से ये लाइव स्टॉक है इनके लिए, पशुपालन जो है आप ये कह सकते हो, ठीक है। जिसमें एनसीईआरटी में ये लाइन बहुत काम की होगी आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेदोइन अरब्स एंड ट्यूरेग्स, ये दो लोग हैं जो बहुत काम के हैं। बेदोइन अरब्स, ये अरेबियन जो रीजन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये ट्यूरेग्स रीजन जो है सहारा डेजर्ट के क्षेत्रों में ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। तो पूछा जाता है ये कि बेदोइन और ट्यूरेग्स जो हैं ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो अपने को पता होना चाहिए सहारा डेजर्ट के आसपास, क्योंकि सहारा डेजर्ट आगे कंटिन्यू होकर एशिया तक क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलेगा कि मतलब उसके एक्सटेंड, हालांकि नाम बदल जाएगा, बट मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि वहाँ भी डेजर्ट, जैसे सऊदी अरब में भी डेजर्ट्स आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ तक आपको बेदोइंस,
ट्यूरेक्स जैसे ये याद रखना, ये दोनों ट्राइब्स बहुत काम किए हैं ना, ठीक है। तो इसके साथ साथ नो डाउट बहुत बेसिक चीज़ें, एनिमल्स, लाइव स्टॉक रियरिंग, और क्या एग्रीकल्चर कर नहीं सकते ज़्यादातर बड़े लेवल पे, तो फिर आपको इस तरह का जो है ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत वाटर की अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है नाइल रिवर के आसपास के क्षेत्रों में, तो वहाँ डेट पाम्स वगैरह जो है लगा दिए जाते हैं, ठीक है। कहीं मान लो, अब नाइल रिवर क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो अब एक्चुअल में जब आप वर्ल्ड मैप को देखोगे तो यहाँ आपको पता है कि ये नाइल रिवर गई हुई है, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में कॉटन वगैरह भी लगा दिया जाता है, क्योंकि नो डाउट वाटर की अवेलेबिलिटी है। तो इजिप्टियन कॉटन जो है बड़ा फेमस है सर, मतलब इजिप्ट, मिस्र जो देश है, तो ध्यान रखना राइस, व्हीट, बार्ले बेसिक, लेकिन हमेशा ये वाटर की अवेलेबिलिटी के पास लगाए जाएंगे। जैसे हमारे इंडिया में भी यदि आप देखोगे थार डेजर्ट के मतलब हरियाणा वाले क्षेत्र से जो इंदिरा गांधी कैनाल को लेकर आए हैं, तो उसके कारण काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ है उस रीजन में, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना। फिर जब कुछ नहीं होता तो रिसोर्स फिर ढूंढना पड़ता है। तो जैसे आपने देखा कि लीबिया, इजिप्ट, इन क्षेत्रों में भी यदि आप देखोगे, अल्जीरिया वगैरह में, तो कंपैरेटिवली सहारा डेजर्ट को काफ़ी कुछ ज़्यादा जो है ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है कि भाई अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा जो है बना लिया जाए। कई बार जो इसी एरियाज़ में सऊदी अरब वगैरह के इन क्षेत्रों में आप देखोगे तो मतलब अल्जीरिया के नॉर्थ वाले एरिया में देखोगे, ठीक है, लीबिया के नॉर्थ वाले एरिया में देखोगे, तो कई बार आपने देखा होगा यहाँ पर ऑयल की डिस्कवरी भी की गई है। तो कभी कभी रिसोर्सेज न मिलने पर भी जो है, जब फिर आप रिसर्च करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अगले लेवल पे जब जाएंगे तो फिर हो सकता है कोई दूसरा रिसोर्स मिल जाए, तो फिर उससे ज़्यादा आपको फिर कहीं ना कहीं मिनरल्स पे आपने काम किया, तो आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम जैसे मिनरल्स आपको अफ्रीका के क्षेत्रों में, नॉर्थ अफ्रीका के क्षेत्रों में मिलने लगे। तो धीरे धीरे जनरली जो है अलग अलग जैसी सिचुएशन बनती चली गई, लोगों ने अपना जो है रहने का वहाँ पर स्थिति वैसे बना ली, ठीक है। इसके बाद में ट्यूरेक्स जैसे बात कर रहे थे, अब ये फॉरेन टूरिस्ट के लिए गाइड्स की तरह काम कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है कि हर लोग अपनी जीवन याचिका को तो कहीं ना कहीं कैसे भी तो जो है एक डायरेक्शन देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले नोमैडिक हुआ करते थे, जो घुमंतु जनजातियाँ हुआ करते थे, वो धीरे धीरे अब सिटीज़ की तरफ बढ़ने लगी हैं, ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस में अपने जॉब्स वगैरह ढूंढने लगी। तो ये थोड़ी सी ऐसी लाइफ आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में कुछ बेसिक इस तरह के आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, इनको ज़रूर पढ़िएगा। जैसे लद्दाख में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें सीखने को मिलती है। लद्दाख में हम लोग पास पढ़ते हैं ना कि नाथुला, जिलेपला, तो वो ला मतलब क्या है, पास होता है, ठीक है, और दाख मतलब जो होता है वो मतलब एक कंट्री, देश, रीजन। तो लद्दाख मतलब ऐसा देश जहाँ पर पास ही पास है, बहुत सारे दर्रे हैं, इसलिए लद्दाख वर्ड आया है। अब देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें एनसीईआरटी ही सिखाएगी, और वो भी 8th वाली, 7th वाली, 6th वाली। आप सोचो कि 11th 12th में मुझे ये बातें मिलें तो थोड़ा मुश्किल है, ये सब पहले ही जनरल, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप पढ़ चुके होते हो, जो कि ठीक है, आप सही में पढ़ चुके होते हो, ठीक है, हाँ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब इसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो नो डाउट कई बार क्या होता है कि जैसे हवा डेजर्ट्स में चलती है, तो सैंड एक जगह से जब ज़्यादा बड़े मात्रा में चली जाती है दूर, तो वहाँ थोड़ा सा गड्ढा सा क्रिएट हो जाता है ना, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। अब मान लीजिए कई बार जो है अंडरग्राउंड वाटर पहुँच गया यहाँ पर, कहीं थोड़ा बहुत रेनफॉल कहीं हो गया, या कोई किसी रिवर के किनारे यदि ये हुआ, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी भर जाता है, उसको ओएसिस हम लोग बोलने लगते हैं, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है ये, तो आपके लिए होमवर्क मान लीजिए आप, ठीक है। देखना तो कि ज़रा ये कुछ काम का है क्या है। मोरक्को में कोई तफिला लेट करके एक ओएसिस है, वो फेमस है क्या, इसको ज़रा एक बार चेक करना, ठीक है। इसके साथ साथ कोल्ड डेजर्ट भी इन्होंने समझाने का प्रयास किया लद्दाख में। भाई लद्दाख मतलब पता है अपने को, ग्रेट हिमालय वाला एरिया है ये, इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर अपने को मालूम है हाइट बहुत ज़्यादा है, एल्टीट्यूड ज़्यादा है। अब सिंपल सी बात है, इस दुनिया में 2 तरह से टेम्परेचर कम करते हैं, या तो आप पोल की तरफ बढ़ जाओ तो टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि सनलाइट पहुँच नहीं पाता है, और दूसरा हायर एल्टीट्यूड पे पहुँच जाओ, ऊंचाई पर चले जाओ, क्योंकि ज़्यादातर आप जब ऊंचाई पे आप जाते हो तो होता क्या है कि जो हवा होती है, एयर जो होती है, बड़ी थिन हो जाती है। नीचे तो बहुत ज़्यादा थिक मिलेगी, क्यों, क्योंकि नीचे जनरली ग्रेविटी के कारण भारी हवाएं यहाँ नीचे ज़्यादा मिलेंगी, हाइट पे हवा बड़ी थिन हो जाती है, तो जो रेडिएशन निकलते हैं वो उतने रुक नहीं पाते हैं ना, मतलब अर्थ से निकलने वाले रेडिएशन को रुकना पड़ेगा, तभी तो गर्मी महसूस होगी। गर्मी महसूस होगी इन द सेंस कि जनरली आप ये कहेंगे तो नॉर्मली अब हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कंपेरेटिवली क्या देखने को मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन ये ओवरऑल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। जब डे टू डे बात आएगी ना, तो ये एयर इतनी थिन है कि सनलाइट भी जो है इस रेडिएशन को, मतलब एक तरह से आप ये मैं कहूँ तो ये अपना माउंटेन है, एयर कंपेरेटिवली थिन है, सनलाइट भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से पहुँचता है। कब, जब एक्सट्रीम समर कंडीशंस चल रही होती हैं, तो गर्मियों में भी आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है।
और विंटर में तो ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कम हो ही जाएगा, हाइट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मतलब टेम्परेचर का एक्सट्रीम भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें इसमें सिखाने का प्रयास किया इन्होंने, देखते हैं। सबसे बेसिक चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए, ये इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते भी हैं कि भाई साहब ऊपर काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, तो ये रेंज जो है, ये माउंटेन्स जो हैं, ज़ांस्कर पर्वत है, ये वही एरिया है लद्दाख के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। मतलब लद्दाख के नॉर्थ में जाओगे तो काराकोरम, साउथ में मिलेगा तो ज़ांस्कर पर्वत देखने को मिलेगा ही, ठीक है। इंडस नदी यहाँ पर फ्लो करती है। ये सब बातें शाम की 7 बजे वाली स्पेशल क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग। एनसीईआरटी में एक एक लाइन में लिखा हुआ है, इनको हम बहुत ही आराम से और डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ में यदि हम लोग देखें तो ये एक्चुअल में इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। ये देखिए कि भाई ये लद्दाख रेंज हो गई, अपनी लद्दाख का क्षेत्र हो गया। ऊपर वाला ये जो पर्वत है ये काराकोरम है, ये काराकोरम है, ठीक है। इधर नीचे वाला जो है ये ज़ांस्कर है, तो साउथ में ज़ांस्कर, नॉर्थ में काराकोरम, ये पूरा लद्दाख का एरिया है। टेम्परेचर के बारे में यदि आप बात करोगे तो नो डाउट फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर्स, ठंड में बहुत ज़्यादा आपको जो है टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा, और रात में भी जनरली टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। समर में आप ये कह सकते हो कि 0 डिग्री से ज़्यादा ही रहेगा ऑफकोर्स, और नो डाउट अपने आप में ये कह सकते हो कि कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा गर्मी आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये कि हवाएं एक तरह से बिल्कुल, एयर जो है वहाँ पर थिन देखने को मिलेगी हायर हाइट्स पे, सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट पहुँचेगा, ठीक है। तो लैंड मास को जो है कंपेरेटिवली गर्म भी करेगा। हाँ, कुछ हद तक यदि स्नो कवर्ड, शुरुआत में यदि आप देखोगे कि स्नो कवर्ड एरियाज़ हैं, देखो विंटर में तो वैसे भी नहीं हो पाता क्योंकि स्नो कवर्ड एरिया रहता है, वाइट कलर होता है स्नो का, थोड़ा बहुत सनलाइट पहुंचेगा तो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन एक बार ग्लेशियर मेल्ट हुए या एक बार जब स्नो कवर एरिया हटा तो उसके बाद गर्मी फिर बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वही रेडिएशन निकलता है, मतलब कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा आपको लैंड मास के पास गर्मी देखने को मिल जाती है। जी हाँ, तो यहाँ दोनों चीज़ें हैं कि गर्मी भी बहुत होगी और ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको पता है कि जब इतनी एक्सट्रीम क्लाइमेट है तो सॉइल डेवलप हो नहीं पाता है, टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, एवोपरेशन हो नहीं पाता है, मतलब हवा में मॉइस्चर कम रहेगा। फील इट में जो कह रहा हूँ, टेम्परेचर कम है, एवोपरेशन कम है, तो हवा में मॉइस्चर भी कम रहेगा, इसलिए एरिडिटी रहेगी, शुष्कता रहेगी, वेजिटेशन इतना अच्छा हो नहीं पाएगा। जब पानी नहीं है, इतना अच्छा सॉइल नहीं है, तो इतना वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। एनिमल जो भी वहाँ रह रहे हैं उनको उस पर ग्रासेस के पैचेस पे डिपेंड होना पड़ता है। ग्रासेस क्या है, ये उस कमी को दिखाता है कि यहाँ पर सॉइल भी कमज़ोर है और पानी भी नहीं है। ग्रास वही है, नहीं तो फिर तो पेड़ लग रहे होते ना यहाँ पर। तो इस तरह के जो है कुछ आपको बेसिक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, मतलब ग्रासेस वगैरह के पैटर्न है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ जगह पर आप फ्रूट ट्रीज़ बहुत देख पाएंगे, जैसे वॉलनट्स, एप्रिकॉट्स, एप्पल्स। हिमाचल के एप्पल कैसे फेमस होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ बर्ड्स हैं, या नॉर्मली आप ऐसे मतलब जैसे रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक। हालांकि इनसे ज़्यादा हमें वो काम में ध्यान देना है फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई जो न्यूज़ में है ना, जो एग्ज़ाम में जो आते हैं, वो ज़रा न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो कुछ इस तरह के जो बर्ड्स या कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जो एंडेंजर्ड हो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो, जो खतरे में हो, उन पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना है। हालांकि इसको हम सेपरेटली पढ़ते हैं अलग से। एनिमल्स में वाइल्ड गोट्स ऑफकोर्स यहाँ पर मिलेगी। अक्सर आप लोगों ने स्नो लेपर्ड सुना होगा, है ना, स्नो लेपर्ड, हंगुल, जी हाँ, हंगुल या कश्मीरी स्टैग जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे आपको एनिमल्स बहुत कॉमनली यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद में नो डाउट पीपल की बात करूँगे तो सही बात है, टूरिज्म सेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होगा यहाँ पर, क्योंकि ये पैटर्न को देखने के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं पहुँचते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर यदि हम बात करें तो लद्दाखी रीजन जो है वो कंपेरेटिवली टूरिज्म के लिए भी बड़ा फेमस है। उसके बाद में एक चीज़ और याद रखना कि वहाँ पे जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ हैं लद्दाखी रीजन में, उनमें एक ये वर्ड बड़ा फेमस है, इसको थोड़ा सा याद रखना, गोम्पास करके। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि गोम्पास इज़ रिलेटेड विद, तो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ को याद रखना है। उसके बाद में जैसे हेमिस है, तिक्से है, शे है, लमयूरू है, ये वहाँ की बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ हैं, फेमस हैं। ध्यान रखना, ये जब एग्ज़ाम में आ जाती हैं तो पता नहीं लगता कि कौन सी एनसीईआरटी से आई हैं, कि करंट अफेयर से आई हैं, कहाँ से आई हैं। देखना, इनको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। ये लद्दाख के क्षेत्र में मिलेंगी, नहीं तो इनको ढूंढ के कहीं आप नॉर्थ ईस्ट में मत ले जाना, कई बार ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो हेमिस तो आपने सुना भी होगा नेशनल पार्क के नाम से, जी हाँ। तिक्से भी याद पढ़ना है अपने को, शे भी याद करना है, लमयूरू भी याद रखना है, ठीक है। तो लमयूरू, शे और तिक्से ये इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट रिलीजन से संबंधित होंगी, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नो डाउट थोड़ा बहुत जो है कल्टीवेशन हो जाता है, जैसे बार्ले, पोटैटोज़, पीस, बीन्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। मतलब आप वो प्रॉपर जो आपके फूड क्रॉप में वीट, सोयाबीन ये जो देखते हैं वो कंपेरेटिवली सॉइल पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है, तो उतना सॉइल डेवलप हो नहीं पाता है ना।
तो ये चीज़ें बेसिक हैं। इसके बाद में नो डाउट नेशनल हाईवे यदि हम लोग देखें तो अपडेटेड NH1 आपको देखने को मिलता है, जो लेह से इधर श्रीनगर तक आता है। मतलब इस मैप में यदि हम लोग देखें तो ये यहाँ पर जो आप देखोगे ये लेह वाला जो रीजन है इधर, यदि आपको कारगिल होते हुए श्रीनगर आना तो दिस इज़ योर NH1। फिर श्रीनगर से नीचे हम कन्याकुमारी तक जाते हैं तो NH44 की तरफ आप जाते हो। तो ये कुछ अपडेटेड नेशनल हाईवेज़ जो आप इन एरियाज़ में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद में एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सही बात है कि चीज़ें यहाँ पर जो हैं लद्दाख वाला जो एरिया है वो टूरिज़्म के लिए उतना ही ज़्यादा फेमस रहा है और बड़े समय से जो है कुछ लेवल पे डिस्प्यूटेड प्लेस भी रहा है, लेकिन फिर भी लोगों ने जो है काफ़ी कुछ बैलेंस बना के रखा हुआ है। NCERT ये सब चीज़ें हमें सिखाने का प्रयास करती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है मनाली लेह हाईवे बड़ा फेमस है यहाँ पर, आपने सुना होगा। जैसे आप बात करते हैं तो ये लेह आप यहाँ पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो नीचे आपको पता है हिमाचल प्रदेश में मनाली है, तो मनाली से लेह जब आप आते हैं, मनाली से लेह तो बड़े पासेस आपको मिलते हैं, जैसे रोहतांग है, बड़ा लाचला है, लोंगचला है, ठीक है, और उसके बाद में तंगलंगला है। तो ये 4 पासेस को थोड़ा सा पढ़ना है कि दीज पासेस आर रिलेटेड विद मनाली लेह हाईवे, ठीक है। हालांकि ये बंद हो जाता था विंटर सीजन में, आपको पता है स्नो कवर्ड एरियाज़ हो जाते थे काफ़ी ज़्यादा, बट अब बहुत सारी टनल बनाने लगे हैं, अटल टनल वगैरह, जिसके कारण ये सब चीज़ें दूर हो सकती हैं। मतलब ऑल वेदर कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बड़ा लाचला रोहतांग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लंगा लाचला जो है ये भी इसको पढ़ लीजिएगा, तंगलांग जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। तो ये जो बॉक्सेस हैं इनको एक बार ज़रूर रीड करें आप लोग, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज दिया है इन्होंने लाइफ इन द डेजर्ट्स के बारे में। आने वाले अब अगले क्लासेस में हम लोग NCERT नेक्स्ट शुरू करेंगे 8th क्लास की, और जो भी लर्नर सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हैं अनअकैडमी पर आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेके UPSC की तैयारी घर बैठे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ कर सकते हैं। 1 अगस्त के पहले सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो नो डाउट आपको प्राइस हाइक जो है उसके पहले आप सब्सक्रिप्शन लें, और ये डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करें SGYT10। नए बैचेस जो है हर बुधवार शुरू हो जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ और बुक्स जो है सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएंगी सब्सक्रिप्शन के बाद। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो देख सकते हैं। इस कोड का आप इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, और लास्ट में जो है आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।